जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। आज मैं हूं मेघपुर में और ये जलालपुर से बाज़ार से ये करीब 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भाजपा से डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी हैं और ये जफराबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो आज यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा है और यहाँ का जो 2022 का चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश के हैं, और 2022 में यहाँ की जनता किस मुद्दे पर उनको चुनेगी और क्या इनका स्थानीय अपना मुद्दा रहेगा। और विभिन्न पार्टियाँ जो अभी बहुत सारी पार्टियों में सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, उन पार्टियों का यहाँ पे क्या लेवल है, मतलब कितनी मजबूत हैं, कितनी नहीं है, सभी चीज़ों को लेकर के हम इनसे डिस्कस करेंगे और इनसे जानेंगे यहाँ की राय। चाचा, आपका नाम? मणि प्रसाद गौड़। चाचा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 2022 का चुनाव होने जा रहा है, 5 महीने करीब टाइम है उसमें, योगी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है? सब यहाँ का ठीक है मुद्दा। स्थानीय मुद्दा क्या है यहाँ का? किस मुद्दे पे चुनाव इस बार आप लोग चाहेंगे? विकास तो है ही है उनका, मोदी जी का, अरे योगी जी का, और प्रधानमंत्री जी का भी है विकास सही। विकास बहुत बढ़िया, विकास है उत्तम। जैसे अभी एक बहस छिड़ी हुई है, सर आपका नाम? राजेश कुमार सिंह। अभी एक बहस छिड़ी हुई है, अभी हाई कोर्ट का आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि गौमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन किसानों की भी एक समस्या ये है कि जो छुट्टा सांड है या छुट्टा पशु हैं, उनसे भी खेती में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नुकसान तो हो रहा है, लेकिन नुकसान से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समस्या है कि लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी सुधार है, सब गौशाला में चला गया है, मतलब पशु वशु अब बहुत अच्छा है जी। यहाँ का अगर यहाँ के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पे सड़कें, पेयजल या खाद जो है ये उपलब्ध होती हैं अब? हाँ, एकदम 100% बहुत बढ़िया है जी। हाँ, खाद भी बहुत बढ़िया उपलब्ध हो रही है, पेयजल की व्यवस्था भी हो रहा है, और सड़क तो भाई काम चल रहा है एकदम। हाँ, विकास तो बहुत है। यहाँ से बनारस की दूरी कितनी होगी? यहाँ से बनारस की दूरी होगी 43-44 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है? बहुत कम, पौना घंटा लगता है जाने में। पहले 2017 के पहले कितना टाइम लगता? कम से कम 1.5 घंटा। मतलब टाइम आधा हो गया? आधा हो गया। अच्छा, तो 2022 में फिर किसको? अरे योगी मोदी जिंदाबाद। आपका नाम? प्रदीप कुमार पटेल। पटेल जी, इस बार जातिगत समीकरण भी काफ़ी चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां विभिन्न पार्टियों से आ रहे हैं और अपना जाति बता करके उस जाति का वोट ले रहे हैं। इस बार क्या जाति समीकरण एक फैक्टर तो हमेशा रहता है इस चुनाव में, कितना ज़्यादा इस बार रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा रहेगा इस बार। क्या सारी मतलब बिरादरी मिल करके फिर उनको वोट देंगे? जी सर। जी। कोई 2 काम अगर मैं पूछूं यहाँ के संदर्भ में योगी जी का, कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? योगी का सारा काम अच्छा लग रहा है, सड़क का, बिजली का, पानी का। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो कभी कभी सही आ रहा है। कितने घंटे? 18 घंटा, 20 घंटा। 2017 में बिजली कितने घंटे आती थी? बहुत कम। जी। अब जी, बिजली कहता है यहाँ बहुत बढ़िया हो, इसमें लाइन व्यवस्था बहुत बढ़िया हो, लाइट व्यवस्था सरकार से बढ़िया हो। ये मेघपुर तिराहा इसको बोलते हैं, और मेघपुर तिराहे का ये एक चाय की दुकान है जहाँ पे शाम को या फिर सुबह में यहाँ पे टपरी इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे लोग बैठते हैं और गप लड़ाते हैं। तो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, ये लोग अगल बगल गांव के, तो इन्हीं लोगों से हम लोग जानेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चाचा, आपका नाम? और नारायण सिंह। चाचा, राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? अरे क्या पूछना है सर। जी जी। राम मंदिर तो दशकों से लटका था, अब बना, कितनी खुशी हुई? अरे अब तो बनी जाएगा, अब इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, योगी जी बनवा देंगे? योगी जी बनवा देंगे, भाजपा जिंदाबाद है साहब। जी। जी। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर का भी मुद्दा काफ़ी प्रखर रहा है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, और भाजपा के लिए एक हमेशा सारी पार्टियां मिल करके उनके ऊपर तंज करती थी कि ये मंदिर का बनवाने का तो कसम खाते हैं, उसके नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो मंदिर बनेगा कब। और अंततोगत्वा वो डेट भी आ गई, मंदिर निर्माण शुरू भी हो गया, और उसका एक डेडलाइन जिसको कहते हैं कि वो भी हो गया कि दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। सर, आपका नाम? ज्ञानेंद्र सिंह। क्या करते हैं सर आप? हम अध्यापक हैं।
जी इंटर कॉलेज में। जी सर 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है और किसानों को सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि होता है 6,000 का मास उनको एनुअल दिया भी जा रहा है। कितना परिवर्तन देख रहे हैं? बहुत परिवर्तन है, किसानी में बहुत सुविधाएं हो गई, जिससे कि पैसे मिलने लगे, खाद वो खरीदने में और जुताई कराने में आसानी हो रही है। आपका गांव? हमारा गांव मेघपुर। मेघपुर गांव में सर कितने ऐसे किसान होंगे जिनके खाते में डायरेक्ट सालाना जो पैसा जाता है 6,000 का, कितने किसान होंगे? कम से कम 400 होंगे। 400 किसानों के खाते में आपका कहना है कि वो सीधे 6,000 रुपये में जा रहा है। सर ये राकेश टिकैत का नाम सुने होंगे आप? हाँ, खूब सुने हैं। ये टिकैत साहब आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन किस बात का कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये क्या एक प्रोपेगेंडा है? जी एकदम प्रोपेगेंडा है। अगर तीनों किसान बिल बहुत अच्छे हैं जी और किसानों के हित में है, इसलिए उनके आंदोलन से कोई यहाँ का असर नहीं है। सर आपका नाम? राजेश पटेल। सर अभी कोरोना काल चल रहा था, पिछले साल भी रहा और इस साल भी रहा। आपने टीका लगवाया? दोनों टीके लगवाए हैं। दोनों टीके लगवा लिए, अब आसानी से मिल रहा है? बिल्कुल, अब पहले भी मिलता था, अभी भी आसानी से मिल रहा है। जी पहले थोड़ा प्रोडक्शन कम था तो भाई थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन अभी तो एकदम मिल रहा है। कोई लगवाने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से टीका लग रहा है, जब चाहें तब लगवा लें। ये तो बहुत सुविधा है। सर जैसे अब योगी का नाम तो खैर कई विदेशी मुल्कों ने भी उनका सराहना किया और सब कुछ किया। अगर 10 में से अगर कोरोना काल के मैनेजमेंट की बात मैं करूं तो योगी जी को कितना नंबर देना चाहिए? 8 नंबर मेरे हिसाब से 8, 10 में 8। जी कोरोना काल में प्रवासी भारतीय या फिर जो उत्तर प्रदेश के बाहर रहते थे, काफ़ी लोग यहाँ पे भी रहते रहे होंगे जो बाहर से आए होंगे, वो दौर भी हमने देखा है मीडिया के थ्रू, चाहे आते जाते लोगों ने इससे जाना है। हमारे गाँव में भी लोग आए थे जी, तो उस समय भी जो बाहर से आए थे, जो कि स्टार्टिंग में कोरोना था भाई, उस समय सुविधाएं सरकार द्वारा थोड़ी कम मिली, लेकिन फिर भी जो आए थे योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से सबको काम दिया, मैनेज किया और सब कुछ ठीक ठाक ही था। उसका ही रीज़न था कि कोरोना यहाँ महामारी का रूप नहीं ले सका फर्स्ट राउंड में। भाई सेकेंड राउंड में कोरोना फिर महामारी का रूप लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतना नहीं जितना कि लोग हल्ला करते हैं। मौतें हुई लेकिन कम हुई, जिसके हिसाब से लोग कहते हैं। भाई विपक्ष कुछ भी कर सकता है, कोई भी सरकार, ऐसा हुआ वैसा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोरोना योगी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया और कंट्रोल भी किया। तो इसलिए कोरोना के लिए योगी जी को तो मैं 10 में 8 से 9 नंबर दे सकता हूँ। हाँ। चाचा आपका नाम? बाबूराम। चाचा अभी जो प्रधानमंत्री जी हर प्रदेश में पूरे भारत के जितने भी गरीब तबका के लोग हैं उनको जो है कि अनाज दे रहे हैं गरीब जनता को, आपके गांव में कितने लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है? गरीब हमारे गाँव में सब है, मिला था जो सबको मिल रहा है। मिल रहा है। तो अगर एक मोटा मैं संख्या पूछूं तो लमसम कितना होगा? करीब 400 से कम, 500 करीब घरों को मिल रहा है। हाँ, जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो सुविधाएं गांव में अब मिलता है। पहले जैसे राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपये यहाँ से मैं भेजता हूँ तो 85 पैसे बीच में गायब होता है, 15 पैसे नीचे पहुँचता है। शायद यही एक वजह है कि जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे हमारे भारत देश के, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया था वो किया था जनधन योजना के थ्रू खाता खोलना। उसका अब परिणाम हमको दिखता है कि पैसे अगर वहाँ डाला जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। सर एक बयान अभी आया हुआ था ओवैसी का, ओवैसी आ गए हैं यूपी में, अपना रण अखाड़ा अपना आजमा रहे हैं जी। सेकुलरिज्म की परिभाषा उनकी अजीब है थोड़ी सी। उनकी सेकुलरिज्म की परिभाषा जो होती है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर एक उनका बयान अभी आया, आरएसएस को उन्होंने कहा कि ये तालिबान जैसी सोच रखती है, ये तालिबान है। उसके पीछे फिर उस पर 2 चूड़ी और चढ़ा करके दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने भी कहा कि आरएसएस का जो मानसिक संतुलन है वो तालिबान से मैच खाता है। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि ओवैसी जी को
देखिए सत्ता किसी तरह से चाहिए, उनके अपने विधायक जीतने चाहिए, चाहे उसके लिए वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी करवा दें, वो धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं और उसी धार्मिक उन्माद को पैदा करके वो किसी तरह से चाहते हैं कि यूपी में भी उनका खाता खुल जाए, लेकिन वो संभव दिखता नहीं, क्योंकि यूपी बिहार या अदर राज्य नहीं है कि यहाँ उनका खाता खुलेगा। तो इसलिए ओवैसी कुछ भी कहें, उनका कहने का काम है, वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जनता जानती है और पढ़े लिखे सब जानते हैं कि क्या ओवैसी कहते हैं, उसका क्या मतलब है। रह गया आरएसएस का, आरएसएस अगर तालिबान है तो मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए था, अब तक रहते कैसे? अगर हम तालिबानी होते, आरएसएस मीन्स हिंदू है, तो अगर हिंदू तालिबानी है तो मुसलमान हैं यहाँ कैसे इतने आराम से? तो ओवैसी को तो समझना चाहिए। तो ओवैसी का कुछ भी स्टेटमेंट अगर इस तरह आता है तो उसको सोचना नहीं चाहिए उस पर। ओवैसी जैसा बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, तो ओवैसी को ध्यान नहीं देना है। सर मैं आपसे अगर जानना चाहूँ एक चीज़ और, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को हमेशा उस नज़रिए से देखा जाता है। अगर हमारी बात या फिर हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदू सेकुलरिज्म मीन्स कि अगर कोई भी योजनाएं आए तो वो हिंदुओं को नहीं मिलती है, वो मिलती है किसी धर्म विशेष को। जी 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 ये सत्यता है। जी सत्य है कि अल्पसंख्यकों को लाभ मिलता है लेकिन हिंदुओं को लाभ कम मिल रहा है। जी जी सेकुलरिज्म की जो परिभाषा गढ़ी गई इसी के इर्द गिर्द। नहीं, सेकुलरिज्म कुछ परिभाषा नहीं है, सब जबरदस्ती थोप रहे हैं सेकुलरिज्म ये सब सेकुलरिज्म कुछ नहीं। अब अल्पसंख्यक भी नहीं है मुसलमान यहाँ भारत में। आज के डेट में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की भारत में ही है। हाँ 32 करोड़ 35 करोड़ के आसपास, तो वो अल्पसंख्यक नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती उनको बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक। और किस लिए? केवल लाभ लेने के लिए। सेकुलरिज्म बोल दीजिए बस, अपने आप उनके लिए सारे कानून अलग हो जाते हैं। जैसे 3 तलाक था, इतने दंगे हुए, एनआरसी आया, सीए आया, सब जबरदस्ती जाके बैठे हुए हैं। क्या जरूरत है ये सब चीज़ों के लिए? ये तो हमारे देश के हित के लिए है ना, क्या आप भी नागरिक हम भी नागरिक, तो नागरिकत्व में फर्क कहाँ हो रहा है? वो तो बाहरी नागरिक आ रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, उनके लिए नागरिकता के लिए है। ये सब तो पहले आ गया है, सेकुलरिज्म एक अलग चीज़ हो गई। सर इस बार का जो चुनाव 2022 का होगा वो किन मुद्दों पर लेकर के आपको लगता है कि 2022 का चुनाव होगा, और उस मुद्दों को अगर आप जिस भी सरकार को चुनते हैं क्या मुद्दा आपका रहेगा? देखिए हमारे हिसाब से किसान का मुद्दा, जैसा लोग हल्ला करें टिकैत महाराज जी। और हम और भी पार्टियां हैं, किसान चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी चिल्ला रही हैं। तो हमारे समझ से तो देखिए बिजली की व्यवस्था बहुत बेस्ट है, इतना अच्छी व्यवस्था बिजली की तो कभी रही नहीं किसी सरकार में। किसान भी लगभग खुशहाल हैं, अच्छी तरह से उनको जो बेनिफिट मिल रहा है किसान समझ रहा है। बाकी बेरोजगारी की जो हालत है, ये तो देखिए देश में जनसंख्या बहुत है लेकिन जो पढ़े लिखे अच्छे हैं आज भी उनको रोज़गार मिल रहा है। मोदी योगी बढ़िया रोज़गार दे रहे हैं। तो ये सब मुद्दे जो है विपक्ष चाहे जितना चिल्लाएगा लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ता, इन मुद्दों पर विपक्ष भारी पड़ेगा। योगी जी की जयकार होगी और भाजपा की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दावा नहीं है, बनेगी ही बनेगी। मेघपुर के बाद ये फिर अब हम आए हैं महरम में, दूसरा गांव हमारा ये है जहां पे हम लोगों से जानेंगे 2022 को लेकर के कि लोगों का मूड क्या है और यहाँ का मुद्दा क्या है और 2022 में किस पार्टी को ये लोग वोट देंगे। सर आपका नाम? ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हरेंद्र सिंह यहाँ के विधायक हैं, कितनी मदद मिलती है? बहुत मदद मिलती है, सवर्णों के तो वो सरकार हैं जी, और उनसे काफ़ी हेल्प मिलता है और आगे अपेक्षा करते हैं कि उनकी सरकार बनेगी और हमें ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर कभी जनता ट्रबल में हो, दुख में हो, आते हैं? दुखों के मसीहा हैं। अब आप सुन सकते हैं कि इनके बारे में कहा जा रहा है, विधायक जी के बारे में, कि वो दुखों के मसीहा हैं, मतलब कि हर दुख सुख में वो पहुंचे रहते हैं। और एक विधायक से जब अपना जनता किसी विधायक को चुनती है तो यही अपेक्षा करती है कि हम जब भी आवाज़ लगाएं, जो हमारा विधायक हो वो हमारे सामने हो। सर आपका नाम? आलोक श्रीवास्तव। क्या करते हैं सर? हम घर पे रहते हैं। कोरोना काल में सर आपको टीका लगा भी? हाँ टीका लग गया है। दोनों टीका लगा? एक लगवाए हैं। अब आसानी से मिल जा रहा है? आसानी से मिल गया। कहाँ लगवाए थे आप टीका? गुतमल में। अच्छा, तो बुक करना पड़ा था सर कि जा करके हम लगवाए थे? बुक करवाए थे आप? अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, यहाँ के विधायक आप लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हैं? हरदम। एक फ़ोन
तुरंत आते हैं, हम लोग के दुख सुख में एकदम बराबर रहते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मालू कुमार श्रीवास्तव है। सर, इस बार चुनाव जो 2022 का होगा, कौन आएगा? इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। बीजेपी के सामने कोई नहीं है। और हमारे जो वर्तमान अभी विधायक जी हैं, आपका आधी रात के फ़ोन जाता है और वो अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने किसी भी बंदे को वो उस मौके पे भेजते हैं, तुरंत भेजते हैं। कोई अगर 2 काम मैं आपसे कहूं कि योगी सरकार का आप इस 5 साल में आपको जो सबसे अच्छा लगा, 2 काम केवल। 2 काम, पहला काम तो कोरोना में सभी के दुखों के हालचाल पूछने वाले, और अपनी टीम हमेशा हर जगह लगाए हुए विधायक के द्वारा और जो भी हैं जिसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको लगाए हैं मतलब हमेशा पूछते हैं। और दूसरा कि किसी को जैसे कोई बाहर से आया उनको पूरा फैसिलिटी देना और गांव में मुफ्त का राशन बांटना, तो इस हिसाब से बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छी है। सर, अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ, महरेम गांव में अगर आप लोग हैं तो मैं यहाँ पे जो सम्मान निधि मिलती है प्रधानमंत्री की, वो सम्मान निधि कितने लोगों को आपके गांव में मिलती है? वो 6,000 रुपये जो सालाना आता है प्रधानमंत्री का, लमसम कितना फिगर होगा, कितने घर होंगे, कितने किसान होंगे? 6,000 2,000 रुपया पर किस्त आती है और लमसम सारे आदमी, सारे वर्ण और सारे ग्रामवासी उसका लाभ ले रहे हैं। हाँ, 90% है। जो यहाँ नहीं है उन्हें नहीं मिलता, लेकिन वो चाहे कौन किसी का हो, चाहे कोई जातिवाद हो, लेकिन सम्मान निधि से लेकर जो मुफ्त की राशन है ये भी 100% वितरण है। और राशन अभी तक मुफ्त में मिल रहा है और प्रवासी भारतीयों के लिए तो मसीहा है ये कोरोना काल में। और 2-3 मुद्दे हैं, जैसे अगर थाने वगैरह पे आप चले जाइए तो कोई रिश्वत की मांग नहीं, तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत NCR FIR दर्ज हो जाता है। और ये भी नहीं देखते कि हमारा वोट कितना बन रहा है, कितना बिगड़ रहा है, लेकिन निष्पक्ष जांच कराकर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। और हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, वो तो ज़्यादातर समय देते हैं अपने क्षेत्र में। 1 बजे रात को बुलाइए, 2 बजे रात को बुलाइए, अगर नहीं आए तो सुबह जाए। कोई मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी हमारे गांव के बगल में एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, उसका मुआवजा दिलाए हैं। अब कुछ लोग रोड जाम कर लिए, उसमें सक्रिय भूमिका निभाए हैं। अगर थाने पर किसी भी प्रॉब्लम कोई भी महिला का हो जाए तो तुरंत कार्रवाई होती है। ये बहुत अच्छी बात है और आगे से भी हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे और पूर्ण बहुमत से वो जीत। सर, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि 2022 में अभी क्या है कि पिछले बार का चुनाव और इस बार के चुनाव में बहुत अंतर होने वाला है, क्योंकि इस बार बाहर से बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं और जाति समीकरण अपना बैठा रही हैं। तो इस बार ओवैसी की भी पार्टी आ रही है हैदराबाद से। तो जाति समीकरण अभी ये लोग यूपी के लिए ये बना रहे हैं कि ओपी राजभर को दलितों का मसीहा, कि वो दलित हैं, और ओवैसी जो है वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम और दलित का एक समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी। इस बार के चुनाव में अगर आपसे मैं पूछूं तो भाजपा अभी जो सर्वे दिखा रहा है वो 270 के करीब दिखा रहा है भाजपा को। 2022 में कितना होगा? देखिए, ओवैसी आए चाहे कोई पार्टी आए, जो पार्टी भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान का नारा लगाती हो और जातिगत बोलती है हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो सबको हम देख लेंगे, जेल में भर देंगे, अधिकारियों को धमकी देते हैं, वो पार्टी को कोई पढ़ा लिखा नागरिक कैसे एक्सेप्ट करेगा बताइए? अभी हमारे पास ऐसे पछाई के वीडियो आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्देबाद की नारा लगाते हो। कौन उनको पार्टी में लेगा, कौन जीतेगा? पाकिस्तान का नारा भारत लगा रहे हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। चाहे आप भारत को गाली दे दीजिए, चाहे यहाँ के नागरिक को दीजिए, ये बहुत गंदी व्यवस्था है। लेकिन ओवैसी आए हैं और जितनी भी सपा की गवर्नमेंट है और उसमें आप देख लीजिए पाकिस्तान का नारा हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। अगर छोटे अपने स्वार्थ छोड़ करके राष्ट्र मुद्दे पर जितने जो भी आएंगे वो भाजपा को लाएंगे और भाजपा को लाएंगे तब पर ही उनका कल्याण है। ये राष्ट्र पाकिस्तान का जो नारा लगा था, मैं आपको बता दूं, ये चोली और दामन का साथ है सपा सरकार के साथ, कि इनके कुछ नुमाइंदगी करने वाले जो तथाकथित मुस्लिम्स हैं, इनका जब भी रैली होता है, अभी आगरा में ही अभी हमको लगता है कि 1.5 या 2 महीने पहले भी ये हुआ था, और वहाँ पे मंच पे इनके जो भी इनके पार्टी के अधिकारी थे वो थे, और इनकी रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। तो जो ये मुगालते में रहता है कि नहीं गांव के लोगों को कुछ पता नहीं है, तो शायद उनको अब वो भूल जाना चाहिए। ये 2021 का भारत है जो हर खबर को, हर बात को अपने दिलो दिमाग में बहुत आसानी से रखता है। सर, आपका नाम? राकेश श्रीवास्तव। 2022 में कौन आएगा चाचा? भाजपा। कोई 3 काम अगर मैं आपसे पूछूं कि भाजपा का या फिर योगी सरकार का
जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको उसका लाभ मिला हो, क्या होगा? देखिए, वृद्धावस्था पेंशन भाजपा के राज में हमको मिला जी। किसान सम्मान निधि भी भाजपा के राज में मिला जी। भाजपा के राज में हम लोगों को जरा सा भी कष्ट नहीं है जी। और गरीबों को आज 3 महीना से ले करके नवंबर तक राशन फ्री में दे रहे हैं। ऐसा कभी किसी सरकार ने किया नहीं था जैसा अब हो रहा है। सर, आपका नाम? निखिलेश कुमार श्रीवास्तव। सर, मैं आपसे अगर पूछूं कि 2022 चुनाव जो होगा वो किसके पाले में होगा? सर, बीजेपी के पाले में होगा और 272 से ऊपर ही जाएगा सीट। अभी तो ये 272 का जो आंकड़ा दिखा रहा है वो अभी तो मान लीजिए चुनाव में 5 से 6 महीने का है। क्या लगता है, बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, बढ़ेगा सर जी। और क्या जानना चाहते हो? और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो आपके गांव में अगर कितने घरों को वो सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री का मिलता है वो आता है? हमारे हिसाब से करीब 99% सम्मान निधि का आता है। और बीजेपी की सरकार से हम ये चाहते हैं, अगला उम्मीद कि अगर वो आए तो जो देश के खिलाफ बोलता हो उसको जो है देशद्रोह का मुकदमा कायम हो, क्योंकि हमें बहुत ही ख़राब लगता है कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बोलता है गरिमा में पद है, उनके रिटायरमेंट या इस्तीफा मतलब इस्तीफा दे दें तब उनके पास बोले, या उनका जो है कार्यकाल ख़त्म हो जाए जब धारा लागू हो कि चुनाव हो रहा है तब बोले। ऐसे ही कोई बोलते हैं तो उनको देशद्रोह की सज़ा होनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक संवेदना जो होती है देश के प्रति या फिर एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के प्रति, ये गांव में हर उस व्यक्ति को बहुत ही ठेस पहुंचाता है कि लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं या मुख्यमंत्री को गाली देते हैं या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और आपने सही कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। चाचा, आपका नाम? दिनेश चंद्र श्रीवास्तव। चाचा, आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलता है? मिलता है। कितना आता है आपके खाते में? 2000। ये आपके हर तीसरे महीने रेगुलर आता है जी। मतलब सालाना 6000? हाँ जी। तो अगली बार चाचा कौन? भाजपा, योगी जी सरकार। हाँ, जी। हाँ। 300 के ऊपर कि 300 के नीचे? 300 तक रहेगा जी। भैया, आपका नाम? स्वतंत्र कुमार यादव। भैया, मैं यादव जी, अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग परंपरागत जो है वोटर होते हैं मुलायम सिंह यादव के, या अभी जो है अखिलेश के, सपा के। आपसे अगर मैं जानना चाहूँ तो आयुष्मान भारत का लाभ मिला आपको? जी जी। क्या हुआ था आपको? मेरे भाई का बना है कार्ड जो आयुष्मान भारत का। कितने लाख का आपको लाभ मिला था? अभी लाभ नहीं मिला, लेकिन हमारा कार्ड बना है 5 लाख का। 5 लाख का जी। इलाज उनका चल रहा है? क्या हुआ था? अभी इलाज नहीं हुआ, उनके बाएं हाथ में प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। मैं आपसे जानना चाहूँ तो 2022 में किसको आप चाहेंगे? भाजपा को। भाजपा को। आपके घर में किसी को सम्मान निधि वाला जो पैसा आता है मिलता है आपके घर? जी जी, पिताजी के नाम से आता है। आता है जी। पहले ये नहीं आता था, तो आप इस बार अगर चाहेंगे तो किसको लाना चाहेंगे? जी, भाजपा को। चाचा, आपका नाम? आनंद कुमार उपाध्याय। चाचा, 2022 में किसको आप चाहते हैं? हम योगी सरकार चाहते हैं। कोई अगर 4 काम मैं आपसे पूछूं योगी सरकार का, जो आपको उसका लाभ मिला हो और आपको खुशी हुई कि नहीं ये चीज़ें हमको मिली? योगी सरकार का आप 4 नहीं हजारों पूछिए। हाँ। उनका कार्य सब बढ़िया है, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है, पूरे जनता को दिक्कत नहीं है। विरोधी पार्टी चाहे जो भी कहे जी। उसके लिए हम आप कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम तो चाहते हैं योगी सरकार रहेगी तो हिंदुस्तान रहेगा जी। उत्तर प्रदेश बचा रहेगा हमारा जी। चाचा, नाम? सुरेंद्र प्रसाद शर्मा। 2022 में किसको चाहते हैं कि वो सरकार बने? यही योगी बनेंगे। कितना सीट? अब जितना सीट मिल जाए उनको। पिछली बार तो 300 प्लस में थे, इस बार कितना आपको उम्मीद लगता है? 300 का आगे जाएंगे। जी जी। आपको आपके घर में कौन सा लाभ मिलता है सरकार का स्कीम? सब कुछ लाभ मिल रहा है सरकार के योगी के राज में। जी जी। बिजली कितने घंटे आ रही है? बिजली वही आ रहा है कम से कम 15-16 घंटा आवत है, इससे कम नहीं, 15-16 घंटा। और 2017 के पहले कितना आता था? वही 8 घंटा। आपका नाम? माय नेम इज़ मोहित उपाध्याय। मोहित उपाध्याय, कहाँ से पढ़ाई की आपने? आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम लखनऊ मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फ्रॉम लखनऊ। अभी आप क्या कर रहे हैं? राइट नाउ आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। कहाँ पे? इन माय विलेज। तो यहाँ पे कौन से स्टूडेंट हैं आपके जिसको आप पढ़ाते हैं? In my coaching, there are the maximum classes is ITI. We are giving
notes of ITI, and there are lots of students, near about 200 students in my coaching that time. पर स्टूडेंट आप कितना फीस आप लेते हैं? Per student, if I talk about the class wise, so there are lots of class. So if I talk about the average fees, near about 300 rupees per month. Yes. Per month. Yes, per month. पर स्टूडेंट पर मंथ? Per month, yes. तो इसका मतलब कि 200 छात्र आपके पास हैं, तो 200 गुणे अगर हम 300 करें तो 3 दूनी 6, करीब करीब अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। Yes, yes. बाहर जाके आप जॉब करना नहीं चाहते? Yes, before lockdown I was doing job in Noida as a quality engineer, and when there was lockdown, so I came in the village and I wasted near about 3 months. After that I decided, and my guider also decided, you should open coaching. So I opened a coaching, and it was a good, and in this time it was very good in the running. So we can say we should not think about the city. We can do here, and you can do village in the village. You can earn in the village. If I ask you a question, Yes. how much money you are getting from your company? In the company, I was getting 17,000 rupees per month. Per month. Yes. And आपका पूरा अगर ड्यूरेशन मैं अगर जानना चाहूँ, कितने घंटे काम करते थे? Near about 10 hours. यहाँ पे कितने घंटे? More than 6 hours. More than 6 hours. आप देख सकते हैं कि बीटेक किया हुआ बंदा गांव में महरेओं में 17,000 की नौकरी शहर में रहकर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना चालू किया और यहाँ पे इज़ गेटिंग मच बेटर मनी फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट। रोज़गार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Yes, if I talk about the employee, so first of all, you should join the teaching, because if you are attached to the teaching, you can get job easily. After completing your course, you are going to do job. So if I talk, after that you think, yeah, I can get a government job. So it was impossible. If I ask you the last question, Yes. to whom you want to see in the UP government in 2022? I was waiting from 2 minutes. You should ask that type of question. I want to the government of Yogi Adityanath, and in my Vidhan Sabha, Jafrabad Vidhan Sabha, so I want to get victory of Harendra sir, and I would like to say thankful, because I was the booth adhyaksh of the BJP, and I would like to say very thankful that the world greatest party who selected me as a booth adhyaksh, and this is my team, and we are very energetic after seeing that they are always stand in every position. You can say, you can call in the day or night and every hour. What do you say about unemployment? Sir, if I talk about unemployment, first of all, if you are unable to get a government job, so I will suggest to the people, they should start a business, and you can know there are lots of loaning system in this government. You can easily get loan. So if you are caliber, if you are able to do hard work, so you can get you can stand up a very good business in the village, and you can money as you want. Thank you so much. और कुछ करना है आप लोगों को? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।